हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज पावर पॉइंट पे। हम काफ़ी दिनों बाद आज वापस से स्टार्ट करेंगे। पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे, काफ़ी टाइम पहले बनाए थे, बीच में बंद कर दिए थे अपलोड करने। हालांकि बनाना ही बंद कर दिए थे, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो अब हम वापस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में हम सारे मतलब लगभग हर चीज़ ही पढ़ेंगे, जैसे मैथ है, जीएस के सारे पोर्शन हैं, कंप्यूटर है, साइंस है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं एज ए वीडियो ऐसे बना रहा हूँ जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो। हम मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है हम बहुत सारे एग्ज़ाम दे रखे हैं। अगर आपने ना दिए तो मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, तो पता है कि लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आते हैं और नए क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि तो नए क्वेश्चन तो पढ़ने हैं ही, लेकिन प्रीवियस ईयर तो सारे करेंगे तो वो तो करने पड़ेंगे हमें भी। और नए जो हम पढ़ेंगे वो कोई मतलब नहीं कर पाएगा तो वो हम करेंगे, तो वही सिलेक्शन दिलाते हैं एक्चुअल में। पीवाईक्यू भीड़ के साथ चल चलाता है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। आज मैं 25 क्वेश्चन करेंगे। मैंने बनाया था टेस्ट, ये मैं तो ऑफलाइन किसी भांजा है उसको पढ़ा रहा था, तो उसके लिए बनाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो ही बना लिया जाए। तो आज वीडियो हम बनाएंगे। 25 क्वेश्चन होंगे, जियोग्राफी के मिक्स होंगे, तो उनको हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये भारत का भूगोल। ठीक, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का मानक समय आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, ये बात कथन पे आधारित है। ठीक है, तो ये बात सही है कि 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा को कहते हैं, पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, ये बात सही है। और ये देशांतर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होकर गुजरता है, ये बात भी सही है। वो प्रयागराज में नैनी है नाम का स्थान है, वहाँ से गुजरता है ये नैनी, और मिर्ज़ापुर से होकर भी गुजरती है। ठीक है, और ये एक बात और कह रहा है कथन में, थर्ड कथन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विश्व के टाइम के 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आगे, ये बात भी सही है। ये सारी बातें कैसे सही हो गई तो वो देखते हैं हम। ठीक, पहली बात है कि भारतीय समय मानक रेखा है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, ये बात सही है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, जैसे बात कर ले हम, यूपी है हमारा फर्स्ट पे। सॉरी, थोड़ी राइटिंग खराब, ज़्यादा ही खराब है। यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी भारतीय समय मानक रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है ये। ठीक, और दूसरी बात इसने कही है कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विश्व के टाइम से 5 घंटे आगे हैं। तो ये 5 घंटे आगे कैसा होगा, जैसे कि हमारा मान लेते हैं ये ग्लोब है, इधर बना देता हूँ, ये ग्लोब है। ठीक है, अब विश्व की समय मानक रेखा तो मिड से होके गुजरेगी, जैसे कि 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यहाँ है, लेकिन भारत लगभग यहाँ पे स्थित है, तो भारतीय समय मानक रेखा 82.5 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है, ये अपने वाली है। तो 1 डिग्री ग्लोब में 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो ये 0 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री 0 डिग्री से 82.5 डिग्री 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। तो 82.5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट वो हम उससे आगे हैं। ठीक, और इसमें ये 1 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट उसमें भी लगेगा, जैसे कि हम वो पूछता है कि भारत का मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य कितना टाइम का डिफरेंस। तो लगभग 30 डिग्री है, 30 डिग्री है लगभग। तो 30 × 4 120, यानी कि 2 घंटे का टाइम लगता है लगभग। 2 घंटे का समय अंतराल होता है भारत के पूर्व बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य।
ठीक है। और इसमें एक ये भी पूछता है टाइम जोन के बारे में, तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश में है? ये है फ्रांस में। फ्रांस में 12 टाइम जोन है। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हमारा। और एक बात और है इसमें, वो एक सवाल और पूछता है कि 82.5 डिग्री हमारा है पूर्वी देशांतर भारतीय समय मानक रेखा, और भारत के मध्य से कर्क रेखा भी गुजरती है 23.5 डिग्री। तो ये दोनों एक मिलती है जहाँ पे छत्तीसगढ़ के कोरिया में मिलती है। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया, कोरिया नाम की जगह है, वहाँ पे मिलती है ये भारतीय समय मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों आपस में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी होने के बावजूद डेल्टा न बनाकर मुहाना बनाती है, यानी कि एस्चुरी बनाती है? तो भारत की कौन सी नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है, ये हमसे पूछा है। तो इसमें ऑप्शन में हमारा है गोदावरी, महानदी, नर्मदा और कृष्णा। तो ये इसमें है ये कि भारत के जो भी पूर्वी तट पर नदियाँ जाती है वो डेल्टा बनाती है, और पश्चिमी तट पर जो भी नदियाँ जाती है वो मुहाना बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पूर्वी तट की नदियाँ हैं सारी गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी। एक नर्मदा नदी है जो कि पश्चिमी तट की नदी है, जो हमारा एस्चुरी बनाती है। ठीक, और ये नर्मदा नदी लिखा है यहाँ अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, और पश्चिम की ओर जाने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, एंड गोदावरी नदी की बात करें तो नासिक नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। आप, मैं लिखूंगा नहीं सारी चीज़ें, आप सुनिए चीज़ों को, सुनने से भी चीज़ें काफ़ी याद होती है। अगर आपने ज्योग्राफी पहले ही पढ़ रखी है तो बहुत बढ़िया बात है कि सुनने से चीज़ें याद होती है, तो काफ़ी चीज़ें पता चलेगी और रिविजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं पहली बार पढ़ रहे हो तो भी ठीक है। नासिक त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है हमारी, और महानदी निकलती है हमारी सिहाबा पर्वत है, वहाँ से निकलती है महानदी। और महानदी पर ही सबसे लंबा बांध बना है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना है। और महानदी की भी सहायक नदियाँ जो पूछती है, पूछा जाता है पेपर में, दो नदियों के नाम आपको याद रखने, ओंग और तेल। ओंग और तेल है जो नदियाँ, ये महानदी की सहायक नदियाँ। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से। ये सारी पश्चिमी घाट की नदी कौन सी है? गोदावरी और ये कृष्णा। पश्चिमी घाट की है नर्मदा नदी, अमरकंटक के पठार से निकलती है, और नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से पश्चिम की ओर निकलती है। और ऊपर जाती है सोन नदी, वहीं से निकलती है, जो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, वो भी वहीं से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये बात सच सही है या गलत है? ये बात सही है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य कितनी है सीमा? 4000 छिन्नू पॉइंट कुछ किलोमीटर है, मतलब 4097 किलोमीटर मान लो आप, 4097 किलोमीटर। ठीक है, और ये कह रहा है कि जैसे बांग्लादेश की बात कर ली, सबसे लंबी सीमा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है, यानी कि एक बार सीमा बनाता है, फिर बीच में कोई और राज्य आ जाता है, फिर वो सीमा बनाता है। तो उसमें हमारा आता है असम राज्य। असम राज्य बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। और इसी से एक स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से सीमा बनाता है, यानी कि उसके तीनों साइड बांग्लादेश की सीमा और एक साइड कोई अदर स्टेट है। ठीक है, तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ अब बांग्लादेश तीनों साइड से सीमा बनाते हैं। ठीक है, और सबसे लंबी बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ। और नेक्स्ट है स्टेटमेंट है हमारा कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये बात भी सही है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत की सीमा म्यांमार और चीन दोनों से लगती है, ये बात भी सही है। म्यांमार से भी सीमा लगती है और चाइना से भी लगती है। मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये भारत है। ठीक है, इधर की ओर हमारा निचला हुआ भाग है थोड़ा, उत्तर पूर्वी भाग। तो यहाँ से तो म्यांमार है ही, और बीच में बांग्लादेश है, इधर साइड में पूरा चीन है, इधर अफगानिस्तान के साथ छोटी सीमा लगती है, और इधर पाकिस्तान है, और बीच में यहाँ नेपाल घुसा है, और बीच में भूटान भी घुसा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम मेजर मेजर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे लंबी सीमा तो हमने बता दी बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है।
लेकिन इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कौन से पड़ोसी देश के साथ 3 सेक्टर में सीमा लगती है। तो 3 सेक्टर में सीमा लगती है हमारी चीन के साथ। 3 सेक्टर में कैसे होगी, जैसे जम्मू कश्मीर वाले इलाके में वाली होगी और बीच में नेपाल आ गया, तो सिक्किम वाले इलाके में भी होगी और फिर बीच में भूटान आ गया तो अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में। तो 3 सेक्टर में विभाजित होती है ये सीमा चाइना के साथ। चाइना के साथ हम बनाते हैं मैक का और उसी के साथ पाकिस्तान के साथ हम बनाते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक। और अफगानिस्तान के साथ बनती है डूरंट लाइन, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी कि एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन में हमारा रणथंभौर, कान्हा, काजीरंगा और गिर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और रणथंभौर हमारा राजस्थान में बाघ के लिए प्रसिद्ध है ये। और कान्हा एमपी में, ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है कि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये हमें सही कथन बताने। तो काली मिट्टी है जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये बात सत्य है, ये बात सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सही है, ये बात भी सही है। इसका निर्माण मुख्यतः दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक सेलों के अपक्षय से हुआ है, ये बात भी सही। ये तीनों स्टेटमेंट सही है हमारे। और इसकी बात करें हम काली मिट्टी की बात करें तो इसमें मैक्सिमम कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसमें मैक्सिमम में है हमारा लाइम आएगा और आयरन आ जाएगा और आ जाएगा एल्यूमिना, है ना। लाइम, आयरन और एल्यूमिना जो कि मैक्सिमम पाए जाते हैं। और इस मिट्टी को हम एक अलग नाम है जिसका नाम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इस क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके बाद धूप या गर्मी जो भी धूप होती है तो उसमें मिट्टी में क्या दरारें पड़ जाती है। तो इस मिट्टी को इसके कारण स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं, यानी कि इसकी जुताई अपने आप हो जाती है, ठीक। और काली मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है, जिसमें 210 दिन 210 दिन फ्रोस्ट फ्री डे चाहिए, यानी कि 210 दिन तक उसमें 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं आना चाहिए, यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए, ये बात है। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है, जैसे कि ये बात है तो यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र वाले इलाके में काली मिट्टी मैक्सिमम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली हम पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र अपतंत्र पढ़ते हैं, उसका कौन सी नदी है जो भाग नहीं है। तो बात करें सुबनसिरी, लोहित और तीस्ता, ये तीनों तो भाग है ही। सुबनसिरी है, लोहित है, तीस्ता है, ये तीनों तो भाग है। लेकिन बेतवा नदी की बात करें जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है, और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की बात करें अब हम, तो ब्रह्मपुत्र में क्या आएगा हमारा, बात कर ले जी, पहले बात कर ले कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये अंगसी ग्लेशियर से निकलती है, मैं लिखूँ अंगसी ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है ये, ठीक है। और फिर यहाँ से अंगसी ग्लेशियर से निकलती है तो तिब्बत में बहती है ये नदी। तिब्बत में इसे यारलांग सांगपो कहते हैं, यारलांग सांगपो नदी नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम है। तो तिब्बत में इसे यारलांग सांगपो कहते हैं, और फिर ये जाती है अपने अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहते हैं, नहीं दिहांग, नॉट दिबांग। दिबांग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दिहांग जैसे कि ये लिख दिया मैंने, दिहांग, दियांग है जो इसका नाम है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का। अब अरुणाचल प्रदेश में फिर ये आगे आती है असम में, तो असम में इसका नाम पर ब्रह्मपुत्र ही पड़ता है। और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है तो वहाँ पे उसका नाम पड़ जाता है जमुना नदी, ठीक है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम है। यारलांग सांगपो है जो कि तिब्बत में है, फिर दियांग है जो अरुणाचल प्रदेश में, और अगला है असम में ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर ये बांग्लादेश में जाते हैं, इसका नाम हो जाता है जमुना। तो हम बात करी ये जैसे यू टर्न लेती है, जैसे ये आ गई
तिब्बत से होकर फिर यहाँ से सीधा यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पे जो दर्रा है उसे नामचा बरवा दर्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रवेश लेती है अंदर की ओर और फिर यहाँ से सीधा ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो एक तो इसने यू टर्न ये लिया, एक इसमें साउथ टर्न लिया। तो साउथ यू टर्न तो नामचा बरवा से लिया और साउथ टर्न लिया जिसमें असम में स्थित है डुबरी नामक स्थान से इसने साउथ टर्न लिया। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी साउथ टर्न लेती है, तो डुबरी नामक स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी साउथ टर्न लेती है, ठीक है। तो हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सुबानसिरी है, लोहित है, तीस्ता है, उसके साथ आप याद कर लो कामेंग को और मानस को, ठीक है। और धनसिरी है और दिबांग है, दिबांग नॉट दिहांग, दिबांग है, दिबांग, ठीक है। और एक बात करें हम तो इसमें असम में स्थित है एक दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, ठीक है। जो नदी पर बना द्वीप है, नाम क्या है, माजुली द्वीप, ओके। लो जी 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट अगली स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ। बिल्कुल, पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। और पश्चिमी घाट भारत की अनेक प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल है, ये भी बात सही है। पश्चिमी घाट की जैव विविधता विश्व में अत्यंत समृद्ध मानी जाती है, ये बात भी सही है। अब बात करें पश्चिमी घाट की हम, ठीक है। मैं यहाँ भारत का नॉर्मली मैप ड्रॉ करता हूँ। तो हम इस भाग की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ये पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ध्यान इधर की ओर होगा, पश्चिम की ओर, ठीक है। पश्चिमी घाट की हम बात करें तो पहले तो पश्चिमी घाट एक पहाड़ है लंबा सा, जिसमें ज़्यादा टूटा फूटा नहीं है, तो इसलिए इसमें दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात नॉर्मल। और इसकी ऊंचाई है जो कि हमारी नॉर्थ से लेकर साउथ में, नॉर्थ में कम है और जैसे जैसे हम साउथ की ओर बढ़ते हैं इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक है। एक बात तो ये आपको नोट करनी है। और दूसरी बात इसकी ये है कि जैसे साउथ में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे यहाँ से बादल बन के आए, हमारा क्या मानसून क्या आता है, हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून ही आता है, तो यहीं से आएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है तो केरल में बारिश ज़्यादा होती है, मालाबार तट पर, ठीक है। और इधर की ओर बारिश ज़्यादा होने के लिए के कारण इसके ऑपोजिट साइड में बारिश कम होती है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में चला जाता है, ठीक। ये बात हो गई एक तो। और दूसरी बात, यहाँ पर्वतीय वर्षा होगी, क्योंकि पर्वत है तो पर्वतीय वर्षा होगी, और दक्षिण की ओर ज़्यादा ऊंचाई है तो वहाँ पे अक्सर होती रहती है लगभग, ठीक है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम तो है अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है हमारी दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर और दोदा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर लगभग। और ओटी है जो कि हिल स्टेशन है यहाँ पे, ये तो पता ही है। और बात करें हम पश्चिमी घाट की, यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, 2012 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो इनके तीनों स्टेटमेंट सही है। और इसमें एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इसे महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी भी एसएससी के कई एग्जाम में पूछा गई है, कलसुबाई, कलसू भाई, ठीक है। कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, मैं लिख देता हूँ MH, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋतु का। भारत में गेहूं की खेती मुख्यतः किस ऋतु की फसल है, ठीक है। गेहूं की खेती किस ऋतु की फसल है, ये रबी की फसल है, जिसमें हमारा गेहूं, जौ, चना, सरसों आती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, ठीक है। इसी फसल के अंदर आते हैं, आलू भी आता है इसमें। गेहूं की खेती होती है रबी की फसल में। रबी की फसल मुख्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है इसको, ठीक है। बात करें हम खरीफ की फसल की,
तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसके अंदर आपने नोट किया मार्च अप्रैल मई जून, तो मई और जून का लगभग महीना बचता है जिसके अंदर हमारी होती है जायद की फसल। जायद की फसल के अंदर मैक्सिमम हम करते हैं सब्जी वाली फसलें करते हैं, ठीक है। खरीफ की फसल के अंदर कौन कौन सी फसल आती है, जिसमें मुख्यतः हमारे चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है, और तिल भी खरीफ की फसल में आता है। तिल खरीफ की फसल में उत्तर भारत में आता है, तिल दक्षिण भारत में रबी की फसल के अंदर आता है, ठीक है, ये बात याद कर लो आप। तिल दक्षिण भारत में रबी की फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, ये बात सही है। सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है, ये भी बात सही है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात सही है। ये तीनों बात सही है। अब बात करें हम कि सुंदरवन डेल्टा, इनकी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है। गंगा नदी भारत से भारत में नाम गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में नाम ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करता है उसका नाम जमुना पड़ जाता है, और गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम पद्मा पड़ जाता है, ठीक है। और आगे चल के ये दोनों नदियाँ मिलती है और मेघना नदी बनाती है, उसी पे ये डेल्टा बना है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। यहाँ विश्व की सुंदरवन डेल्टा पे मैंग्रोव पाए जाते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सही मिलान किसका नहीं है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि एशियाई शेर पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में, ये बात सही है, और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि परियार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हाथी पाए जाते हैं, केरल में हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये परियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जिसमें हिम तेंदुए पाए जाते हैं, और ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे नहीं पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे हमारे काजीरंगा में पाए जाते हैं जो कि असम में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई, ठीक है। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट आया, और 1992 के अंदर इसमें आया था हाथी प्रोजेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद के गोमुख ग्लेशियर से होता है। ये बात बच्चे को पता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है, ये बात भी सही है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी, इस नदी को गंगा नदी नाम पड़ा, ये बात भी सही है, क्योंकि गंगा नदी का उद्गम स्थल जहाँ हम गंगोत्री ग्लेशियर से मानते हैं वहाँ वो नदी भागीरथी नदी है, और अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। तो ये दोनों अलग अलग ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा वहाँ से चलना शुरू करती है तो धौली गंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग के अंदर, ठीक है। फिर नंद प्रयाग के अंदर नंदाग्नि से मिलती है, और पिंडारी नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है, और फिर मंदाकिनी नदी से कर्णप्रयाग में मिलती है, और आगे जाके भागीरथी नदी से मिलती है अलकनंदा। भागीरथी नदी और अलकनंदा जहाँ से मिलती है वो देवप्रयाग नामक स्थान है, और देवप्रयाग के बाद हम इस नदी को गंगा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करें हम गंगा नदी की सहायक नदी की, तो गंगा नदी मान लो ये भागीरथी मान लो आप, एज ए मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लो अलकनंदा, ठीक है। तो इसके बाद ये गंगा नदी बन गई और ये हमारी यूपी में प्रवेश कर गई नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ वहाँ से बात करें तो रामगंगा मिलती है, यहाँ से रामगंगा मिलती है, गोदावरी गोमती नदी मिलती है, नॉट गोदावरी, गोमती, और घग्गर नदी भी मिलती है, इसमें कोसी नदी भी मिलती है, और महानंदा भी मिलती है। तीन मुख्य मुख्य नदियाँ हैं जो कि बाएं तट से मिलती है, जिसमें रामगंगा, गोमती, गंडक और घाघरा, गंडक और घाघरा दोनों, ठीक है। कोसी और महानंदा मिलती है, ठीक है। और दाएं तरफ से हम बात करें तो बड़ी नदी के अंदर यमुना नदी मिलती है और दूसरी सोन नदी मिलती है। आगे जाके इस पर एक बांध बना है बांग्लादेश से थोड़ा पहले, तो जहाँ पर बांध बना है फरक्का बांध, वहाँ से हम एक हुगली नदी निकालते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से होते हुए नीचे चली जाती है, ठीक।
ये तो हो गई हमारी गंगा की बात। तो गंगा की हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से आच्छादित है, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से मैक्सिमम कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो ये बात कर रहा है कि केरल राज्य के अंदर सर्वाधिक सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। सदाबहार वन की नॉर्मली बात करें तो हम सदाबहार वन के अंदर दो कंडीशन होती है, एक तो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान होना चाहिए और एक 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश होनी चाहिए। ये दो कंडीशन फॉलो करेगा तो वो सदाबहार वन कहलाएगा। ठीक। इसके अंदर मुख्यतः पौधे कौन से होते हैं, रोजवुड, आप सुन लो मैं नहीं लिख रहा, रोजवुड, मेहोगनी, आबनुस और सिनकोना। रोजवुड, मेहोगनी, आबनुस और सिनकोना। ठीक है। और ये कौन कौन सी जगहों पे पाए जाते हैं सदाबहार वन। नॉर्मल बात ये हो गई कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि तापमान ज़्यादा होना चाहिए और बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पे ये सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो पश्चिमी घाट के लगभग काफ़ी इलाकों में ये पाया जाएगा। केरल में तो पाया ही जाएगा क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण में ही बढ़ती है, सबसे ज़्यादा दक्षिण में ही है, तो वहाँ तो हो गई। और पश्चिमी घाट में हो गया और नॉर्थ ईस्ट में होगा जहाँ पहाड़ी पहाड़ है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब हम विचार करेंगे, तो विचार हम इसलिए करेंगे कि लाल मिट्टी में नाइट्रोजन ह्यूमरस की मात्रा सामान्यतः कम होती है। ये बात एकदम सत्य आधारित है। लाल मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। ये बात भी सही है। ठीक है। और इसमें ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी दक्षिण भारत में तो पाई जाती है, लेकिन ये वहाँ पाई जाती है जहाँ पानी कम हो, यानी कि बारिश कम हो। तो बारिश कम कहाँ हो सकती है, कर्नाटक में बारिश कम होती है। दूसरी बात हम करें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अंदर कम इलाके, जहाँ जिन इलाकों में कम बारिश होती है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। लगभग 15% क्षेत्रफल पे ये मिट्टी है। पूरे हो गए क्या। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अब हम बताएंगे कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो गोदावरी की हमने बात कर ली, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। इसमें हम बात करें नर्मदा की, पहले ही बात कर चुके हैं, अमरकंटक के पठार से निकलती है। गोदावरी की बात कर चुके हैं, त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। महानदी की बात कर चुके हैं हम, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, कर्नाटक से। ठीक है। इसमें हम बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी को पुरानी होने के कारण बृहद गंगा भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा भी हम गोदावरी नदी को कहते हैं। इसके साथ एक डाउट ये भी होगा क्योंकि कावेरी नदी को भी हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहने का रीजन ये है कि वो धार्मिक रूप से गंगा के स्वरूप माना जाता है उसको। ठीक है। और गोदावरी नदी को पुरानी होने के कारण माना जाता है, उसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है। तो इसकी सहायक नदियां हैं, जो ध्यान से सुन लो आप, इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं पेन गंगा, वैन गंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता। क्या नाम है, पेन गंगा, वैन गंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, पूर्णा और प्राणहिता। डन। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत कर्क रेखा द्वारा लगभग 2 भागों में विभाजित होता है। लगभग की बात कर रही हो तो ये सही बात कर रही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये बात भी सही है इसकी। कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, ये बात भी इसकी सही है।
तो इसकी तीनों बातें सही है, लेकिन ऑप्शन में तो तीनों ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसको काट के यहाँ 3 लिख देंगे और ऑप्शन ए को सही कर देंगे। ठीक है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा यानी कि हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री रेखा की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हमारे, क्रमवाई बोल रहा हूँ मैं, गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, और उसके आगे हमारा त्रिपुरा है, और उसके आगे हमारा मिजोरम। 8 हो गए ना, 1 2 3 3 6 और 2 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नॉट तमिलनाडु, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। और एक बात हमने पीछे ही की थी, करौली के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं। कोरिया नामक स्थान से, ये भूल गया मैं अभी। ठीक है, कौन सा स्थान था वो हमारा, जहाँ 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री मिलती है हमारी, कोरिया, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे शायद बेंकटपुर भी कहते हैं, ऐसा कुछ है, बेंकटपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो आप पहले बताओ कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। हाउ मैनी। तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है, और नीलगिरी है ये फर्स्ट, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी। सुंदरवन डेल्टा वाला वही बायोस्फीयर रिजर्व है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के नीचे है। एंड और भी है, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, काफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक दिख जाए, ये कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन की, भारत विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक देशों में से एक है। तो एक तो है ही, और ये कह रहा है कि चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और पर्याप्त वर्षा को अनुकूल माना जाता है। ये भी बस सही बात है। पंजाब और हरियाणा में धान के प्रमुख राज्य हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, ये क्यों बात सही है, क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत हमारी वहीं से हुई है, जिसके अंदर मुख्य फोकस गेहूं और चावल पर किया गया था। तो चावल की उत्पादन आज भी वहाँ ज़्यादा होता है। हरित क्रांति भारत में कब आई थी, ये बात है 1965 की, स्वामीनाथन जी लेके आए थे। ठीक है, तो हम चावल की बात करें तो चावल हमारा खरीफ ऋतु की फसल है। खरीफ ऋतु अक्टूबर जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और चावल के साथ ज्वार और बाजरा भी खरीफ ऋतु की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करें अपनी अरावली की। तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। ये बात सही है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक मानी जाती है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, ये बात भी सही है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होकर गुजरती है, ये बात भी सही है। इसकी मतलब तीनों बातें सही है। और अरावली पर्वत पर गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची चोटी है। ठीक, दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स पर बना राष्ट्रपति का भवन अरावली पर्वतमाला पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये आ गया फिर से क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा की हम बात कर चुके हैं, तो हमने कहा गोदावरी को कहते हैं, और तुम कहोगे तो मैंने तो कावेरी पढ़ रखा है, तो कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहते हैं। इस क्वेश्चन में विवाद रहता है। तो बृहद गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को, जैसे कि हमारी गंगा नदी लंबी है, पुरानी है, और वहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इस आधार पर इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं।
लेकिन कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहने का पीछे का तात्पर्य इतना ही है कि उसे वहाँ पर लोग ये गंगा के तौर पर पूजा जाता है, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान के तौर महत्व दिया गया है कावेरी नदी को, इसलिए उसे दक्षिण की गंगा भी हम कहते हैं। ठीक है, तो कावेरी नदी की बात, गोदावरी की हमने पहले ही सहायक नदियाँ पढ़ चुके हैं, पैन गंगा, वैन गंगा, प्राणहिता, पूर्णा, मंजीरा, इंद्रावती। ठीक है, अब हम करेंगे कावेरी नदी की। कावेरी नदी की सहायक नदियों में लगभग में बड़ी की मात्रा आएगी, जैसे कि हेमवती, काबिनी, अमरावती, भवानी और सिमसा। ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? हेमवती, काबिनी, सिमसा, अमरावती और भवानी। और एक बात यहाँ होती है जिसमें इंद्रावती नाम आता है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है, लेकिन इसमें ई की मात्रा आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नाम बोला मैंने? इंद्रावती। ये है गोदावरी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और नेपाल के बीच में खुली सीमा, ये बात सही है, भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत और नेपाल के नागरिक बिना पासपोर्ट वीजा के एक दूसरे के देश में प्रवेश कर सकते हैं, ये सही बात है। भारत की नेपाल तथा भूटान दोनों के साथ हिमालयी सीमा लगती है, ये बात भी सही है, यानी कि ये तीनों बातें सही है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसपे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले चयनित राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल किया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट को 1973 की बात हो रही है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को शामिल किया गया था, ये उत्तराखंड में स्थित है। और टाइगर प्रोजेक्ट जो कि 1992 में आया था। ठीक है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हमारा जम्मू कश्मीर में, गिर हम बात कर चुके हैं गुजरात में, ऐसे शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एनमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में हम बात कर चुके हैं, जो कि हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिख क्यों नहीं रहा यार, वेट करते हैं, दिखेगा यार, ऐसे कैसे नहीं दिख रहा। ठीक, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण होता है, ये बात सही है। ये भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, ये भी बात सही है। खाजर मिट्टी बांगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक नवीन होती है, ये बात भी सही है, यानी कि इसकी तीनों बातें सही है। तो भारत के लगभग बात कर ले हम तो 43% में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये सबसे उपजाऊ होती है, नदियों द्वारा बिछाई जाती, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा बनी होती है, उपजाऊ मानी जाती है। और इसमें इसके दो प्रकार है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी जो नई मिट्टी होगी और बांगर मिट्टी जो पुरानी हो गई। ठीक है, और इसमें जैसे कि अधिकता होती है, ये मैक्सिमम इसमें कौन सा तत्व आया जाता है? पोटास की अधिकता होती है, पोटास। और कम क्या होती है? कमी होती है इसमें फास्फोरस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ये बात आपको दिखनी चाहिए कि कौन सी नदी सहायक नहीं है। तो चंबल की बात करें हम, चंबल यमुना की सहायक नदी है। बेतवा है, केन है। केन, बेतवा, चंबल ये सब यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी खुद गंगा नदी की सहायक नदी है। इसमें बात कर रहा है कोसी। कोसी गंगा नदी की सहायक नदी है, ना कि यमुना नदी की सहायक नदी है। और कोसी को बिहार का शौक भी कहते हैं। ऑल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ये कौन सी कहने की बात है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, या हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें ब्रह्मपुत्र नदी पड़ी थी, उसकी सहायक नदी हमने मानस पड़ी थी असम में। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल सही बात है, 1985 की बात कर रहा है ये भारत और भूटान की सीमा पर स्थित है, ये भी सही बात है। लास्ट, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो जिसमें कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहते हैं? गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं हम? पटसन, यानी कि जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और कपास को सिल्वर फाइबर कहते हैं। ठीक, और एक फसल से आता है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल होती है हमारी भांग। भांग वो जो शिव जी पीते हैं, और शिव जी के भक्त पीते हैं। ठीक है, तो हमने देख ली 25 क्वेश्चन। अगले 25 क्वेश्चन हम फिर जब मौका मिलेगा तब देखेंगे, मौका कल भी मिल जाए क्या पता।
ठीक है, तो कैसा लगा आप कमेंट लाइक एंड शेयर कीजिए, और देख के ध्यान से लिखी हुई चीज़ें नहीं है सारी, तो आप सुन लीजिए थोड़ी थोड़ी। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, या फिर ऐसे टाइम पे जब आप कहीं जा रहे हो तो क्लास को लगा के, ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हो। सुनने से चीज़ें याद हो जाती है। ऐसा मैंने भी काफ़ी बार किया है, काफ़ी चीज़ें याद हुई है, काफ़ी मैं भूल भी गया। ठीक है, ऑल डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।